हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम यूजीसी नेट जून 2024 के लिए केसी श्रीवास्तव जी की पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति, उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसका तीसरा चैप्टर चालू है। तो उसमें हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इस सभ्यता की उत्पत्ति, उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। आश्चर्य और खेद का विषय है कि इतनी विस्तृत सभ्यता होने के बावजूद भी इस सभ्यता के उद्भव और विकास के संबंध में विद्वानों में भारी मतभेद है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि ये सभ्यता जो है मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से काफी विस्तृत थी, और उसकी जो योजना, मृद भांडकला, भार और माप की प्रणाली जो थी, वो अन्य बातों में काफी समान थी उनसे, लेकिन बहुत विस्तृत थी। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी काफी विस्तृत थी। लेकिन फिर भी क्या है, अभी जो विद्वान है उनमें काफी मतभेद है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के उद्भव और विकास के लिए विद्वानों में काफी मतभेद है। अभी तक की खोजों से इस प्रश्न पर कोई भी प्रकाश नहीं पड़ सका है कि इस सभ्यता के अवशेष जहां कहीं भी मिले हैं, अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में ही मिले हैं। सर जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड, सर मार्टिमर व्हीलर आदि पुराविदों की मान्यता है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई। अब ये कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया कि किस पुरातत्वविद या विद्वानों के अनुसार या इतिहासकारों के अनुसार सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है। तो सर जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड और सर मार्टिमर व्हीलर। सर जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई। इन विद्वानों के अनुसार सुमेरियन सभ्यता सिंधु सभ्यता से प्राचीनतर थी। इन दोनों सभ्यताओं में कुछ समान विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जो इस प्रकार हैं। दोनों नगरीय सभ्यताएं हैं। क्वेश्चन भी आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता और सुमेरियन सभ्यताओं में क्या समानताएं हैं। तो इसमें कुछ समानताएं बताई गई है दोनों सभ्यताओं में, इसमें कि दोनों नगरीय सभ्यताएं हैं। दोनों के निवासी कांसे तथा तांबे के साथ साथ पाषाण के लघु उपकरणों का प्रयोग करते थे। दोनों कांसे और तांबे तथा उनके साथ साथ क्या करते थे, पत्थर के लघु उपकरणों का प्रयोग भी करते थे। दोनों के भवन कच्ची तथा पक्की ईंटों से बनाए गए थे। दोनों सभ्यताओं के लोग चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जो मृद भांडकला है वो दोनों में ही विकसित थी, और दोनों की मतलब वहां पे लिपि, मतलब कुछ ऐसे मोहरें मिली हैं जिन पर कुछ लिखा गया था। तो ऐसा माना गया कि दोनों को लिपि का ज्ञान था। तो क्वेश्चन बनता है कि सुमेरियन सभ्यता और सिंधु सभ्यता में क्या समानताएं थी। तो नंबर 1 है, दोनों नगरीय सभ्यताएं थी। नंबर 2, दोनों के निवासी कांसे तथा तांबे के साथ साथ पाषाण के लघु उपकरणों का प्रयोग करते थे। दोनों के भवन कच्ची तथा पक्की ईंटों से बनाए गए थे। दोनों सभ्यताओं के लोग चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। दोनों की जो है, दोनों सभ्यताओं को लिपि का ज्ञान था। ठीक है, ये दोनों में विशेषताएं, समान विशेषताएं हैं दोनों की। तो ये 5 है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कभी, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या होगा अभी, जो जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन थर्ड क्वेश्चन पेपर जो बनाया गया है, मेंस का जो पेपर बनाया गया है, परी के बाद मेंस है, वो बनाया गया है। क्या पता नेट में भी नेक्स्ट टाइम से यही हो जाए कि जैसे जो थर्ड पेपर पहले बंद किया गया था वो दोबारा से कर दे, ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है हमें। ठीक है, जो रूल्स चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आपको ये डिटेल में भी पढ़ना है कि दोनों सभ्यताओं की कोई 5 विशेषताएं बताइए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको डिटेल से पढ़ना है। उपयुक्त समानताओं के आधार पर व्हीलर ने सिंधु सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश बताया है, किंतु गहराई से विचार करने पर यह मत तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता, कारण कि दोनों सभ्यताओं में इन बाह्य समानताओं के होते हुए भी कुछ मौलिक विषमताएं भी हैं, जिनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता की नगर योजना सुमेरियन सभ्यता की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित है। दोनों के बर्तन, उपकरण, मूर्तियां, मोहरें आदि आकार प्रकार में काफी भिन्न है।
यह सही है कि दोनों ही सभ्यताओं में लिपि का प्रचलन था, किंतु दोनों ही लिपियां परस्पर भिन्न हैं। जहां सुमेरियन लिपि में 900 अक्षर हैं, वहीं सैंधव लिपि में केवल 400 अक्षर मिलते हैं। देखो, दोनों को लिपियों का ज्ञान था, लेकिन अंतर क्या था दोनों की लिपियों में, कि जो सुमेरियन लिपि है उसमें 900 अक्षर हैं और सैंधव सभ्यता की जो लिपि है उसमें कितने हैं, 400 अक्षर हैं। तो ये भी एक अंतर था दोनों में। इन विभिन्नताओं के कारण दोनों सभ्यताओं को समान मानना समाचीन नहीं होगा। ये आलोचनात्मक अगर विवरण हम करेंगे कि इन दोनों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, तो एक ये हो गया ना कि सुमेरियन लिपि में 900 अक्षर है, वहीं सैंधव सभ्यता में कितने 40 अक्षर मिलते हैं। तो ये एक आलोचनात्मक तथ्य हो गया। पुनः यह मत उस समय प्रतिपादित किया गया जब भारतीय उपमहाद्वीप में प्राक हड़प्पाई सांस्कृतिक परिवेश का ज्ञान हमें नहीं मिलता है, किंतु अब इस क्षेत्र में प्राक हड़प्पाई पुरास्थलों के प्रचुर सामग्रियों के मिल जाने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि सैंधव सभ्यता की जड़ें भारत में ही जमी थी और इसके लिए किसी बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता नहीं थी। यह पुरोगामी सांस्कृतिक जो वो था उसका क्रमिक विकास का परिणाम है। क्या वह पहले तो विद्वानों को यही नहीं पता था कि ऐसे, पाश्चात्य विद्वान तो ये मानते थे कि 326 ईस्वी पूर्व तक तो भारत में कोई संस्कृति थी ही नहीं। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस संस्कृति के कुछ खुदाई हुई और उसे काफी हमें सामग्रियां मिली, तो यह अब क्या हो गया कि हमें यह विश्वास हो गया कि सिंधु सभ्यता की जड़ें जो है ना वो भारत की भूमि में ही जमी थी और इसके लिए किसी बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता नहीं थी। यह पुरोगामी संस्कृतियों के क्रमिक विकास का परिणाम है, जिसके तार मेहरगढ़ के नौपाषाणिक स्थल से जुड़े हैं। अतः हम सैंधव सभ्यता को सुमेरियन उपनिवेशीकरण का परिणाम नहीं कह सकते हैं। राव के अनुसार सिंधु सभ्यता के विकास का श्रेय उसी संस्कृति को दिया जा सकता है जो कालक्रम की दृष्टि से उससे प्राचीन हो और उसके साथ साथ विद्यमान रही हो, जिसमें परिवर्तन के क्रमिक चरण स्पष्ट हों और वे तत्व हो जो सैंधव सभ्यता को विशिष्टता प्रदान करते हैं। राव महोदय के अनुसार क्या है कि अगर हम जैसे कि मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता को क्या माना गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता वो उससे उत्पन्न हुई है, लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे हड़प्पा की खोज हुई और मोहनजोदड़ो की खोज हुई तो हमें वहां उत्खनन में काफी ऐसी वस्तुएं मिली जिसे हम ये मान गए कि हमारे जो इतिहासकार थे वो माने कि ये बाहर थे, जो मतलब ऐसा मानते हैं कि ये बाहर से आई, सुमेरियन लोग जो है यहाँ के बसे थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तथ्य गलत है। और राव महोदय के अनुसार क्या है कि सिंधु सभ्यता के विकास का श्रेय उसी संस्कृति को दिया जा सकता है जो कालक्रम की दृष्टि से उससे प्राचीन हो तथा उसके साथ साथ विद्यमान रही हो, जिसमें परिवर्तन के क्रमिक चरण स्पष्ट हों तथा वे तत्व हों जो सिंधु सभ्यता को विशिष्टता प्रदान करते हैं। तो इस मामले में हम इसको ये नहीं मान सकते कि ये सुमेरियन सभ्यता से उत्पन्न हुई है। प्रोफेसर टी.एन. रामचंद्रन, के.एन. शास्त्री, पुरलास्कर, एस.आर. राव आदि विद्वान वैदिक आर्यों को ही इस सभ्यता का निर्माता मानते हैं, परंतु अनेक विद्वान इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनके अनुसार दोनों ही सभ्यताओं के रीति रिवाजों, धार्मिक तथा आर्थिक परंपराओं में पर्याप्त विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। सैंधव तथा वैदिक सभ्यताओं के मुख्य अंतर इस प्रकार है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सैंधव तथा वैदिक सभ्यता में मुख्य अंतर जो है, ये अभी जो HPSC PGT हिस्ट्री का जो मेंस का सब्जेक्टिव पेपर हुआ था आंसर राइटिंग में, ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एज इट इज पूछा गया था। अभी पहला क्वेश्चन ही ये था, सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यताओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। मेंस में आंसर राइटिंग में ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो क्या अंतर है सैंधव तथा वैदिक सभ्यताओं में? मुख्य अंतर है, वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण एवं कृषि प्रधान थी, जबकि सैंधव सभ्यता नगरीय तथा व्यापार व्यवसाय प्रधान थी।
आर्यों के मकान घास फूस तथा बांस की सहायता से बनते थे, किंतु सैंधव लोग इसके लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। वैदिक आर्यों की सभ्यता क्या थी? ग्रामीण और कृषि प्रधान, जबकि सैंधव सभ्यता क्या थी? नगरीय, वहां व्यापार होता था, व्यवसाय प्रधान थी। ठीक है, एक पॉइंट बनता है, ये दूसरा भी बन सकता है, इसी में ऐड भी कर सकते हो। आर्यों के मकान घास फूस तथा बांस की सहायता से बनते थे, किंतु सैंधव लोग इसके लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। दूसरा अंतर था, सैंधव सभ्यता के निर्माता जो पाषाण और कांस्य के उपकरणों का प्रयोग करते थे और लोहे से परिचित नहीं थे। सैंधव सभ्यता में क्या था? पत्थर और कांस्य के उपकरण थे, धातु काल का प्रारंभ हुआ और वो लोहे से परिचित नहीं थे। इसके विपरीत वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान था। वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, उसके आसपास लोहे के मतलब विशाल भंडार थे। युद्ध में जो है लोहे के औजार प्रयोग किए जाने लग गए थे। तो महाजनपद काल में, जैसे ही ये वैदिक काल है, उसके बाद महाजनपद काल में क्या हुआ था? ये तो हुआ था कि वहां पे जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, उसमें सबसे अहम योगदान था लोहे के औजारों का, क्योंकि वहां पे खनिज संसाधन काफी संपन्न क्षेत्र था, वो खनिज संसाधन थे, और लोहा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थी लोहे की। तो क्या था? सिंधु सभ्यता के लोग जो है पत्थर और कांसे के उपकरणों का प्रयोग करते थे और लोहे से परिचित नहीं थे। इसके विपरीत वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान था। वैदिक आर्य इंद्र, वरुण आदि देवताओं के उपासक थे। वे यज्ञ करते थे और लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। परंतु सैंधव लोग मुख्य रूप से माता देवी तथा शिव के पूजक थे, लिंगों की पूजा करते थे तथा मूर्ति पूजा के समर्थक थे। दोनों में यही अंतर था। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? अश्व था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे, किंतु सैंधव लोग अश्व से परिचित नहीं थे। देखो, सिंधव में आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा है ना, घोड़ा था युद्धों में, जिसकी सहायता से ज्यादा उन्होंने विजय प्राप्त की। लेकिन सिंधु लोग अश्व से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग व्याघ्र तथा हाथी से भी परिचित थे, क्योंकि उनकी मुद्राओं पर इन पशुओं का अंकन हुआ है। इसके विपरीत वैदिक आर्यों को इनका ज्ञान नहीं था। आर्यों के धार्मिक जीवन में गाय की महत्ता थी। इसे अघन्या कहा जा सकता है। गाय को अघन्या कहा गया है, क्यों? क्योंकि जिसका वध ना किया जा सके। इसके विपरीत सैंधव लोग वृषभ को पवित्र और पूज्य मानते थे। धार्मिक जीवन, ये धार्मिक अंतर हो गया कि जो आर्य लोग है वो गाय को ज्यादा महत्व देते, लेकिन सैंधव लोग जो है वृषभ है ना, बैल के आकार में जो वृषभ था, उसकी काफी वहां पे मूर्तियां मिली हैं, उसकी मूर्ति काफी फेमस है, तो उसको पूज्य मानते थे। सैंधव निवासियों के पास अपनी एक लिपि थी, जबकि आर्य लिपि से परिचित नहीं लगते हैं। उनकी शिक्षा प्रणाली मौखिक थी। जो सैंधव की जो लिपियां हैं, वहां पे काफी मोहरें मिली है, जिसके ऊपर कुछ है ना कीलाकार लिपि मानते हैं उसको, चित्राकार या कीलाकार लिपि मानते हैं। जो स्टैंप लगा मोहरें मिली है वहां पे, उन पे स्टैंप मिली है। ठीक है, लेकिन क्या था, आर्य जो है वो लिपि से परिचित नहीं थे, है ना, वैदिक काल में, और उनकी शिक्षा जो है मौखिक थी। यह प्रस्तावना नितांत तथ्यहीन है कि सिंधु सभ्यता नागर एवं साक्षर थी। नागर एवं साक्षर थी तथा वैदिक सभ्यता ग्रामीण, पशुचारी एवं निरक्षर। डॉक्टर जीसी पांडे ने हाल ही में प्रकाशित अपने ग्रंथ वैदिक संस्कृति में इस बात का उल्लेख किया है कि ऋग संहिता में कम से कम 85 बार पुर का उल्लेख हुआ है, जबकि ग्राम मात्र 9 बार और ग्राम में 1 बार आता है। देखो, ऋग संहिता में पुर शब्द कितनी बार आया है? 85 बार आया है। ठीक है, और ग्राम शब्द जो है वो 9 बार, और ग्राम में सिर्फ 1 बार प्रयोग हुआ है। न तो हड़प्पा सभ्यता मात्र नागरिक थी, न वैदिक सभ्यता मात्र पशुपालक या यायावरीय थी। दोनों ही सभ्यताएं देश काल में विस्तार और प्राविधिक विकास की दृष्टि से समान है। स्थूल रूप से उनमें एक ही विशाल सभ्यता के विविध पक्ष, प्रदेश और अवस्थाएं देखी जा सकती हैं। वेदों में लेखन परंपरा के अभाव
का कारण यह नहीं है कि आर्य लिपि से अपरिचित थे। इतना विस्तृत गद्य व्याकरण मानक भाषा बिना लिपि के संभव नहीं है। ये भी सही बात है कि अगर इतना विस्तृत उन्होंने गद्य लेखन किया है, ठीक है, ऋग्वेद लिखा है, तो वो बिना लिपि के नहीं हो सकता। वेद रचना निरक्षर समाज में नहीं हुई। लिपि के अभाव का कारण यह है कि रहस्यात्मक परम ज्ञान के लिए लेखन उपयोगी न होकर बाधक माना गया है। जहां तक मूर्ति पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा आदि का संबंध है, हड़प्पा सभ्यता में इनका प्रचलन भी असंदिग्ध रूप से नहीं सिद्ध किया जा सका है। उल्लेखनीय है कि लोथल, कालीबंगा आदि कुछ संदव स्थलों से यज्ञवेदियां प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मण मूर्तियां तथा सुरकोटला से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हो चुकी हैं। ऊपर ये बात हुई थी कि अंतर में कि उनको अश्व का, उनके पास अश्व नहीं था, है ना। लेकिन क्या हुआ कि लोथल कालीबंगा के जो कुछ परास्थल है वहां से क्या है, यज्ञवेदियां मिली है। बहुत यज्ञवेदियां कहाँ से मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट पूछा गया है कि यूजीसी की जो यज्ञवेदियां है वो कहाँ मिली है। यज्ञवेदियां लोथल और कालीबंगा से मिली है, ठीक है। यज्ञवेदियां कहाँ से मिली है, लोथल और कालीबंगा। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से मिट्टी के बनी घोड़े की आकृति, मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। घोड़े की 3 मण मूर्तियां कहाँ से मिली है, लोथल से मिली है। अलग अलग है, इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। देखो, मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, नोट डाउन भी कर लेना। मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति मोहनजोदड़ो, घोड़े की 3 मण मूर्तियां लोथल तथा सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति मोहनजोदड़ो, घोड़े की 3 मण मूर्तियां लोथल और घोड़े की हड्डी कहां से मिली है, सुरकोटड़ा से मिली है। लोथल के घोड़े का दायां ऊपरी चौघड़ भी मिलता है, जिसके दांत बिल्कुल आधुनिक अश्व के दांत जैसे ही हैं। समुद्री यात्रा, जलयान आदि से संबंधित विवरण, ठीक है, समुद्री यात्रा, जलयान आदि से संबंधित विवरण यह सिद्ध करते हैं कि इस सभ्यता में नगरीय तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थे। वैदिक सभ्यता में जो भौतिक सभ्यता मिलती है वही सिंधु में भी है। सिंधु सभ्यता की खुदाई से भिन्न भिन्न जातियों के अस्थि पिंजर प्राप्त होते हैं। इनमें प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन तथा अल्पाइन, इन 4 जातियों के अस्थि पिंजर मिलते हैं। कितनी जातियों के जो अवशेष मिले हैं वो हैं 4, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन तथा अल्पाइन। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में कर रखा है, जो फर्स्ट यूनिट हमने करी थी, तो उसमें ये पूरा विस्तार से दिया गया है। अधिकांश विद्वानों की धारणा है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ भाषी लोग थे। सुनीति कुमार चटर्जी ने भाषा विज्ञान के आधार पर यह सिद्ध किया है कि ऋग्वेद में जिन दास दस्युओं का उल्लेख हुआ है वे द्रविड़ भाषी थे और उन्हें ही सिंधु सभ्यता के निर्माण का श्रेय दिया जाना चाहिए, किंतु यह निष्कर्ष भी संदिग्ध है। यदि द्रविड़ सिंधु सभ्यता के निर्माता होते तो इस सभ्यता का कोई अवशेष द्रविड़ क्षेत्र से अवश्य मिलता। सिंधु सभ्यता के विस्तार वाले भाग से ब्राह्मी भाषा के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। बलूचिस्तान की ब्रोही भाषा को द्रविड़ भाषा के साथ संबंध करने का कोई पुष्ट आधार नहीं है। काफी विद्वान मानते हैं कि द्रविड़ भी साउथ में भी इसके अवशेष मिले हैं, लेकिन द्रविड़ भाषा और इसमें काफी अंतर है ब्रोही लिपि में, तो इसके हम इसको एक नहीं मान सकते हैं। स्टुअर्ट, आल्चिन, फेयर सर्विस, जेएफ डेल्स आदि ये कुछ विद्वान हैं। कुछ विद्वानों का या पुराविदों का विचार है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति दक्षिण अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब, पाकिस्तान और उत्तरी राजस्थान, भारत के क्षेत्रों में इसके पूर्व विकसित होने वाली ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों मुंडीकाक, मोरासी घुंडई, जौब, कवेटा, कुल्लीनाल, आमरी, कोटदीजी, हड़प्पा तथा कालीबंगा से हुई। इन ग्रामीण संस्कृतियों के लोग कृषि कर्म तथा पशुपालन करते थे और विविध अलंकरणों वाले मिट्टी के बर्तन तैयार करते थे। खुदाई से पशु तथा नारी मूर्तियां भी मिलती हैं। अनुमान किया जा सकता है कि बलूचिस्तान के लोग मातृ देव की पूजा तथा लिंगोपासना भी करते होंगे। उल्लेखनीय है कि इन संस्कृतियों के पात्रों पर प्राप्त कुछ चित्रकारियां जैसे पीपल की पत्ती, हिरण, त्रिभुज आदि सिंधु पात्रों पर भी
प्राप्त होती हैं। मतलब इनमें समानताएं बताएगी कि यहाँ से बलूचिस्तान के लोग से जो मिली हैं वो सिंधु सभ्यता के जो पात्र है उन पे भी मिली है, और मेसोपोटामिया और जो सुमेरियन सभ्यता है वहां के पात्रों पे मिली है। तो कुछ इनमें समानताएं हैं। और द्रविड़ संस्कृति, जब साउथ में खुदाइयां हुई वहां पे भी कुछ ऐसे अवशेष मिले जो पात्रों पे जो चित्रकारी वगैरह की गई थी, तो वो और सिंधु सभ्यता के जो जैसे कि हड़प्पा इसमें पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में जो अवशेष मिले हैं मृत भांडों के, तो उनके ऊपर जो चित्रकारियां की गई हैं उस और द्रविड़ के जो अवशेष हैं उनमें जो चित्रकारियां की गई हैं उनमें कुछ समानताएं मिलती हैं। कोरदीजी, कालीबंगा, बनवाली तथा हड़प्पा की खुदाइयों में प्राप्त प्राक सैंधवकालीन सतर स्पष्ट नगरीकरण के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। नगर नियोजन, उत्तर दक्षिण दिशा में निर्मित भवन, बस्ती का दुर्गीकरण, गढ़ी तथा निचले नगर की अवधारणा, पक्की ईंटों का प्रयोग, अनागारों का निर्माण आदि के साक्ष्य मिलते हैं। बनवाली के अवशेषों से प्रौढ़ हड़प्पन विकास क्रम और अधिक स्पष्ट हो जाता है। तो प्रौढ़ हड़प्पन विकास क्रम कहाँ पे मिलता है? हमें बनवाली बनवाली के जो अवशेष हैं उनसे हमें प्रौढ़ हड़प्पन विकास का क्रम और अधिक स्पष्ट हो जाता है। ज्यादा हमें इसकी स्पष्टता मिलती है इससे, बनवाली के जो अवशेष हैं उनसे। प्रारंभ से ही यहाँ के निवासी अपने मकान सीधी दिशा में बनाते थे। यहाँ की खुदाई में पत्थर का एक बटकरा भी मिलता है। पत्थर का एक बटकरा मिलता है। बाट कहाँ से मिलता है? बनवाली से मिलता है। अतः इतनी अधिक सामग्री को मिल जाने के बाद सिंधु सभ्यता के लिए किसी पाश्चात्य एशियाई प्रेरणा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, तथा यह स्पष्ट हो जाता है कि इस सभ्यता की जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप में ही जमी थी। नगर का विकास सुदृढ़ ग्रामीण आधार के बिना संभव नहीं है, और यह आधार निश्चित रूप से ही सिंध, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की समृद्ध ग्रामीण संस्कृतियों ने प्रदान किया था। संभव है भविष्य की खुदाइयों में इन क्षेत्रों से और अधिक स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हो जाए। अतः इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का विकास इसी क्षेत्र की पूर्ववर्ती सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है। एक नवीन खोज जिनके जनक पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर मिडो हैं में दावा किया गया कि सिंधु सभ्यता को प्राचीनतम मानना एक भ्रांति है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर सिंधु सभ्यता के पूर्व लगभग 3300 ईस्वी पूर्व फली फूली तथा विकसित हुई। अतः वेदों में वर्णित सरस्वती का अस्तित्व उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर प्रमाणित हो चुका है। इस नदी का बहाव उस समय हिमालय से लेकर वर्तमान हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात तक था। राखी गढ़ी के उत्खनन से इस धारणा को बल मिला है। तो सरस्वती नदी है जो अभी प्रवाहित नहीं होती है, जो हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक बोलते हैं कि ये जाती थी, लेकिन हरियाणा में ये अब लुप्त हो गई है सरस्वती नदी। लेकिन जो हरियाणा का राखी गढ़ी पुरास्थल है उसके उत्खनन से ये बात और भी ज्यादा स्पष्ट हो गई है। तो सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई और सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है, ये चीजें ठीक है तो हमने स्पष्ट रूप से इस वीडियो में की है। ये वीडियो कैसी लगी? लाइक कमेंट करके मुझे बता देना। कमेंट करके बताना कि इसके साथ साथ हम अगर दूसरी सीरीज शुरू करें तो उसके लिए भी आप तैयार हैं। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक एक दो ही मिलता है और कमेंट तो आता ही नहीं है भाई बिल्कुल भी। तो कृपया अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करना और शेयर भी जरूर करना, ताकि जो दूसरे एस्पिरेंट्स है जो यूजीसी नेट जून 2024 और पीएचडी एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको इसका फायदा मिल जाए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना, ताकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसी वीडियो बना के लेके आता रहूं। और केसी श्रीवास्तव जी की जो पुस्तक है ये काफ़ी मोटी है, 900 पेज कम से कम इसमें है, तो ये इतनी जल्दी होगी नहीं, इसको बहुत लंबा खींचना पड़ेगा हमें, लेकिन पूरे भी नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो इसमें हम करेंगे। तो इसमें लगभग आपका सारा कवर हो जाएगा, जो जो डीपली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में वो सारे इसमें आपके कवर हो जाएंगे। उसके साथ साथ हम अभी पुराने जो पेपर है, ओल्ड पेपर्स हैं, ठीक है,
वो या तो मेरे पास ओल्ड पेपर पीडीएफ पड़ी है वो उससे, या तो मैंने रजिस्टर में नोट डाउन किए हुए हैं। जब मैंने नोट्स बनाए थे तो मैंने 10 से 12 साल के जो पेपर है वो सोल्व किए थे। वो जो कल की वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने दिखाया भी होगा, तो वो आप वीडियो देख लेना। तो वो अगर आपको पसंद आए कि नहीं उसी नोट से आपको करना है, तो मैं उस नोट बुक से जो नोट डाउन किए हैं मैं उससे आपको ओल्ड पेपर पूरे करवा दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना। थैंक यू।